हेलो दोस्तों, 4 पीएम मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल। 4 पीएम के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। आपको बता दूं कि दुबई से आई एक खबर ने भारत के मनोरंजन उद्योग, कॉर्पोरेट जगत और उन हजारों लोगों के बीच चर्चा छेड़ दी है जो सालों से बड़े बड़े कॉन्सर्ट, स्टार नाइट्स और अंतर्राष्ट्रीय शो को सफलता की कहानी मानते रहे हैं। खबर है कि भारतीय मनोरंजन उद्योग के चर्चित इवेंट प्रमोटर दीपक चौधरी की। वहीं दीपक चौधरी, जिनका नाम वर्षों से दुनिया के बड़े कलाकारों और भव्य आयोजनों के साथ जोड़ा जाता रहा है, लेकिन आज उनका नाम किसी नए शो, किसी नए कॉन्सर्ट या किसी नई उपलब्धि के कारण नहीं, बल्कि दुबई कोर्ट के दस्तावेजों के कारण चर्चा में आ गया है। दुबई कोर्ट के दस्तावेजों के अनुसार उनके खिलाफ लगभग 30 लाख दरहम यानी कि भारतीय मुद्रा में करीब 7 करोड़ रुपए की वसूली की कार्यवाही शुरू की गई है। अदालत ने उनके खिलाफ ट्रैवल बैन भी जारी किया है। आदेश के अनुसार जब तक अदालत की शर्तें पूरी नहीं होती, वो यूएई से बाहर नहीं जा सकते हैं। अब पहली बात साफ कर देती हूँ, जो दस्तावेज सार्वजनिक हुए हैं वो एक रिकवरी और एग्जीक्यूशन कार्यवाही की बात करते हैं। उपलब्ध दस्तावेजों में अदालत द्वारा दीपक चौधरी को किसी आपराधिक धोखाधड़ी का दोषी ठहराए जाने का उल्लेख नहीं है, इसीलिए हम केवल उन्हीं तथ्यों की चर्चा करेंगे जो दस्तावेजों में है। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती है। असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है, क्योंकि सवाल सिर्फ 7 करोड़ रुपए का नहीं है। सवाल उस पूरी चमकदार दुनिया का है जिसे हम मनोरंजन उद्योग कहते हैं। सवाल उस उद्योग का है जहां मंच पे रोशनी होती है, कैमरे होते हैं, सितारे होते हैं, हजारों दर्शक होते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे करोड़ों रुपए का ऐसा कारोबार चलता है जिसके बारे में आम आदमी बहुत कम ही जानता है। आज जब हम दीपक चौधरी का नाम लेते हैं, सुनते हैं, तो उनके साथ एक लंबी सूची जुड़ी हुई दिखाई देती है। AR रहमान, अरिजीत सिंह, ब्रायन एडम्स, लायनल रिची, एरिक इग्लेसियस, एल्स्टो, रसेल पीटर्स, सुनिधि चौहान, आतिफ असलम, गुरदास मान, आबिदा परवीन, प्रतीक कुहाट। जो हमें बताएंगे कोई साधारण नाम तो नहीं है दोस्तों। इनमें से हर कलाकार अपने आप में एक ब्रांड ही है। इसमें से कई कलाकारों के एक शो की फीस करोड़ों रुपए तक पहुंच जाती है। किसी अंतर्राष्ट्रीय स्टार को भारत या मध्य पूर्व में बुलाना सिर्फ टिकट बेचने का मामला नहीं होता है। इसके पीछे महीनों की योजना, अनुबंध, एडवांस भुगतान, स्पॉन्सरशिप, सुरक्षा, तकनीकी व्यवस्था और भारी वित्तीय जोखिम शामिल होता है। यहीं से समझ में आता है कि इवेंट मैनेजमेंट वास्तव में कितना बड़ा कारोबार है। भारत में आमतौर पर लोग सोचते हैं कि फिल्म बनाना ही सबसे महंगा मनोरंजन व्यवसाय होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि कई बार एक बड़े कॉन्सर्ट का बजट भी किसी मध्यम बजट की फिल्म के बराबर ही पहुंच जाता है। फर्ज कीजिए कि एक स्टेडियम बुक करना है, हजारों लोगों की सुरक्षा का इंतजाम करना है, विदेशी कलाकार को बिजनेस या चार्टर्ड यात्रा से लाना है, 5 स्टार होटल में ठहराना है, पूरी तकनीकी टीम लानी है, स्टेज तैयार करना है, लाइट्स और साउंड सिस्टम लगाना है, बीमा करवाना है, स्थानीय प्रशासन की अनुमति लेनी है, मार्केटिंग करनी है, और ये सब तब करना है जब शो शुरू होने से पहले करोड़ों रुपए जो है वो खर्चा हो चुके हों। यानी इवेंट इंडस्ट्री मूल रूप से जोखिम का कारोबार है। अगर टिकट बिक गए तो सब ठीक है, अगर स्पॉन्सर मिल गया तो ठीक है, लेकिन यदि कोई टूट हो जाती है, कोई अनुबंध विवादित हो गया, कोई भुगतान अटक गया या कोई साझेदार पीछे हट गया, तो करोड़ों रुपए का संकट पैदा हो सकता है। इसीलिए जब किसी बड़े इवेंट प्रमोटर का नाम अदालत की वसूली कार्यवाही में आता है तो उद्योग के लोग तुरंत सतर्क हो जाते हैं। अब सवाल उठता है कि दुबई कोर्ट ने ट्रैवल बैन क्यों लगाया है। कई लोगों को लगता है कि ट्रैवल बैन केवल आपराधिक मामलों में लगाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। खाड़ी देशों की कानूनी व्यवस्था में कई बार बड़े वित्तीय दावों, बकाया भुगतान या न्यायिक अदालतों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए भी ट्रैवल बैन लगाया जा सकता है। यही अदालत का सुनिश्चित करता है, चाहती है अदालत, क्योंकि संबंधित व्यक्ति देश छोड़ के ना चला जाए और न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो सके। यही वजह है दोस्तों कि अदालत के आदेश में कहा गया है कि प्रतिबंध तब तक रहेगा जब तक देनदारी का निपटारा ना हो जाए, स्वीकार्य बैंक गारंटी ना दे दे या अदालत कोई दूसरा आदेश ना दे दे। ये बिंदु भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें बताता है ये कि अदालत मामले को गंभीरता से देख रही है। अब जरा एक और पहलू समझिए, दुबई केवल पर्यटन का शहर नहीं है। दुबई आज दुनिया की इवेंट राजधानी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ चुका है। बॉलीवुड के बड़े अवार्ड शो, अंतर्राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम, कॉर्पोरेट सम्मेलन, खेल आयोजन, सब कुछ वहां होता है। भारतीय मनोरंजन उद्योग के लिए दुबई एक बेहद महत्वपूर्ण बाजार है। लाखों भारतीय वहां रहते हैं, उनकी क्रय क्षमता मजबूत है, वो टिकट खरीदते हैं, वो शो देखते हैं, वो ब्रांडों को आकर्षित करते हैं। इसी वजह से भारत के कई बड़े प्रमोटर वर्षों से दुबई को अपना दूसरा घर मानते रहे हैं। दीपक चौधरी भी उन्हीं नामों में शामिल रहे हैं। उनकी पहचान ऐसे व्यक्ति की रही जिसने भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों को खाड़ी क्षेत्र में मंच उपलब्ध कराया है। लेकिन अब वही नाम अदालत के दस्तावेजों में दिखाई दे रहा है। यही
यही कारण है कि ये खबर केवल एक व्यक्ति की खबर नहीं रह जाती है, ये पूरी इंडस्ट्री के लिए एक संकेत बन जाती है, एक सवाल बन जाती है। क्या चमकदार मनोरंजन उद्योग के भीतर वित्तीय दबाव बढ़ रहे हैं? क्या बड़े आयोजनों का मॉडल पहले जितना लाभदायक नहीं रहा? क्या पोस्ट पेंडेमिक दौर में इवेंट उद्योग की आर्थिक संरचना बदल चुकी है? ये वो सवाल हैं दोस्तों जिनके जवाब अभी पूरी तरह सामने नहीं आए हैं, लेकिन ये मामला निश्चित रूप से इन सवालों को फिर से चर्चा में लेके आ गया है। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि जब हम आगे भाग में जिसमें जानेंगे इसमें आगे कि हम समझेंगे कि आखिर 7 करोड़ रुपए की ये देनदारी कैसे एक ट्रैवल बैन तक पहुंची है। दुबई की न्यायिक व्यवस्था ऐसे मामलों में कैसे काम करती है, और क्या ये मामला केवल एक कारोबारी विवाद में कहीं बड़ा दिखाई देने लगता है? अब सवाल है कि आखिर एक कारोबारी विवाद या बकाया भुगतान का मामला ट्रैवल बैन तक कैसे पहुंचता है, और उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति का मामला है या फिर ये पूरी इवेंट इंडस्ट्री के भीतर चल रही वित्तीय चुनौतियों की ओर इशारा करता है। दोस्तों, जब आम आदमी किसी कॉन्सर्ट को देखता है तो उसे मंच पे सिर्फ रोशनी दिखाई देती है, उसे दिखाई देते हैं सितारे, उसे दिखाई देती हैं तालियां बजती हुई, भीड़ दिखाई देती है, लेकिन उसे ये नहीं दिखाई देता है कि वो वित्तीय जाल जिसके सहारे ये पूरा उद्योग खड़ा होता है। किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय शो की तैयारी कई बार 6 महीने से लेकर 1 साल पहले शुरू हो जाती है। सबसे पहले कलाकार से अनुबंध होता है, फिर एडवांस भुगतान होता है, उसके बाद स्टेडियम या एरेना ये सब बुक होता है, पूरा एरिया। मार्केटिंग एजेंसियां जुड़ती हैं, फिर स्पॉन्सर आते हैं, टिकटिंग कंपनियां जुड़ती हैं, हजारों कर्मचारियों की टीम बनती है, सुरक्षा एजेंसियां नियुक्त होती हैं, तकनीकी कंपनियां साउंड और लाइट की जिम्मेदारी लेती हैं, और ये पूरा ढांचा करोड़ों रुपए के नकदी प्रवाह पे चलता है। यानी कई बार ऐसा होता है कि शो से कमाई बाद में आती है, लेकिन खर्चा पहले हो चुका होता है। यही वजह है कि इस उद्योग में नकदी संकट सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। एक भुगतान रुका, एक निवेशक पीछे हटा, एक स्पॉन्सर ने हाथ पीछे खींच लिया तो शो रद्द हो जाता है और पूरी वित्तीय श्रृंखला प्रभावित हो जाती है। यही कारण है कि दुनिया भर में इवेंट कंपनियों के बीच भुगतान विवाद कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब मामला अदालत तक पहुंच जाए और अदालत एग्जीक्यूशन कार्यवाही शुरू कर दे तब उसका महत्व बढ़ जाता है। आप समझिए कि एग्जीक्यूशन कार्यवाही क्या होती है, क्यों होती है। कई लोग सोचते हैं कि मुकदमा शुरू हुआ है और तुरंत ट्रैवल बैन लग जाता है, ऐसा नहीं होता है। आमतौर पर एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि किसी न्यायिक आदेश, वित्तीय दावे या मान्य देनदारी को लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यानी अदालत अब ये सुनिश्चित करना चाहती है कि आदेश का पालन हो। यही कारण है कि होप नेशन इवेंट्स एलएलसी के दस्तावेजों में एक्सक्यूशन एप्लीकेंट बताया गया है और दीपक चौधरी को जजमेंट डेप्टर के नाम से जो रूप में उल्लेखित किया गया है। इन शब्दों का कानूनी महत्व होता है दोस्तों। और दोस्तों, यही कारण है कि ये मामला केवल अफवाह या सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है, बल्कि अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या 7 करोड़ रुपए की राशि इतनी बड़ी है जिससे पूरी इंडस्ट्री हिल जाएगी? जवाब है, परिस्थिति पर निर्भर करता है। यदि किसी छोटे व्यवसाय की बात हो तो एक बहुत बड़ी रकम है, लेकिन यदि अंतर्राष्ट्रीय कॉन्सर्ट उद्योग की बात है तो कोई बड़े उद्योगों में, आयोजनों में ये राशि कुल बजट का केवल एक हिस्सा भी हो सकती है। यहीं पे असली कहानी छिपी हो सकती है, क्योंकि कई बार विवाद केवल रकम का नहीं होता है, विवाद समय का होता है, विवाद अनुबंध की व्याख्या का होता है, विवाद भुगतान की जिम्मेदारी का होता है, विवाद साझेदारी का होता है, और कई बार विवाद इस बात का भी होता है कि आखिर नुकसान की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। फिलहाल सार्वजनिक दस्तावेजों में इन सवालों के जवाब नहीं है, लेकिन ये सवाल मौजूद जरूर है। दोस्तों, एक और दिलचस्प पहलू है, भारत में जब कोई कारोबारी विवाद होता है तो लोग अक्सर वर्षों तक अदालतों में लड़ते रहते हैं, लेकिन खाड़ी देशों में कई मामलों में न्यायिक प्रक्रिया अपेक्षाकृत तेज दिखाई देती है। यही वजह है कि वहां वित्तीय दावों को लेकर अदालतें कई बार काफी कठोर कदम उठाती हैं। ट्रैवल बैन उन्हीं कदमों में से एक माना जाता है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना होता है कि न्यायिक प्रक्रिया प्रभावी रहे, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। अब फर्ज कीजिए यदि आपका पूरा व्यवसाय अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर निर्भर हो, आपकी मीटिंग्स अलग अलग देशों में होती हो, आप कलाकारों से मिलते हो, आप नए शो की बातचीत करते हो और अचानक आपके ऊपर यात्रा प्रतिबंध लग जाए, तो उसका सीधा असर आपके कारोबारी संचालन पे पड़ सकता है। यही कारण है कि ऐसे आदेश किसी भी व्यवसाय के लिए गंभीर माने जाते हैं। अब आइए दीपक चौधरी के सार्वजनिक प्रोफाइल पे। मनोरंजन उद्योग में उनकी पहचान केवल एक इवेंट आयोजक की नहीं रही है, उनकी पहचान एक ऐसे नेटवर्कर की रही है जिन्होंने कलाकारों, ब्रांडों, स्पॉन्सरों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को जोड़ने का काम किया है। मनोरंजन उद्योग में कई बार व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं बल्कि उसकी प्रतिष्ठा होती है, क्योंकि कलाकार उसी के साथ काम करता है जिस पे उसे भरोसा होता है, स्पॉन्सर उसी को पैसा देता है जिस पे उसे भरोसा होता है, स्टेडियम उसी को तारीख
लेता है जिस पे उसको भरोसा होता है। टिकट खरीदने वाला दर्शक भी अंततः भरोसे पे ही पैसा खर्चा करता है। इसीलिए जब किसी चर्चित प्रमोटर का नाम अदालत की कार्यवाही में आता है तो उसका असर केवल अदालत तक सीमित नहीं रहता है, उसका असर बाजार की धारणा पे भी पड़ता है और बाजार की धारणा कई बार वास्तविक वित्तीय नुकसान से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है। यही वजह है कि दुनिया भर की बड़ी कंपनियां प्रतिष्ठा प्रबंधन पे करोड़ों रुपए खर्चा करती हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले में एक बात महत्वपूर्ण है, अभी तक सार्वजनिक रूप से जो जानकारी सामने आई है वो मुख्य रूप से अदालत के आदेशों और न्यायिक दस्तावेजों पर आधारित है। किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले संबंधित पक्ष का पक्ष भी महत्वपूर्ण होता है। पत्रकारिता का मूल सिद्धांत यही है कि आरोप और न्यायिक निष्कर्ष में अंतर होता है। इसलिए देखना भी जरूरी होगा कि दीपक चौधरी या उनकी ओर से इस मामले पे क्या प्रतिक्रिया दी जाती है। क्या ये रकम विवादित है? क्या कोई अपील की गई है? क्या कोई समझौता वार्ता चल रही है? क्या कोई दूसरा पक्ष भी है जिसकी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं हुई है? ये सभी प्रश्न आगे की तस्वीर और बदल सकते हैं। लेकिन एक बात जो है वो तय है कि दुबई कोर्ट के दस्तावेजों ने एक ऐसा मामला सार्वजनिक चर्चा में ला दिया है जिसने भारतीय मनोरंजन उद्योग का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। और तीसरे और अंतिम भाग में क्या बात करेंगे उस बड़े सवाल की है कि क्या मनोरंजन उद्योग की चमक के पीछे वित्तीय जोखिम पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुके हैं? क्या बड़े कॉन्सर्ट का बिजनेस मॉडल बदल रहा है? और आखिर क्यों दुनिया भर में कई इवेंट कंपनियां बढ़ते दबाव का सामना कर रहे हैं? अब चलिए दोस्तों, इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पे बात करते हैं। क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी है या फिर ये पूरी मनोरंजन इंडस्ट्री की उस सच्चाई की कहानी है जिसे हम दर्शक अभी देख ही नहीं पाते हैं? दोस्तों, जब हम किसी बड़े कॉन्सर्ट का वीडियो देखते हैं तो हमें मंच पे दिखाई देते हैं हजारों मोबाइल फोन की फ्लैश लाइटें, हमें दिखाई देता है एक सुपरस्टार गायक, हमें दिखाई देती है उत्साहित भीड़, हमें दिखाई देता है करोड़ों रुपए का प्रोडक्शन। लेकिन हमें ये नहीं दिखाई देता कि वो तनाव जो आयोजक के दफ्तर में चल रहा होता है। हमें ये नहीं दिखाई देता है कि वो एक्सेल शीट जिसमें करोड़ों रुपए की भुगतान कर्ज होते हैं। हमें यह भी नहीं दिखाई देता है कि वो ईमेल जिसमें कलाकारों की फीस तय होती है। हमको ये भी नहीं दिखाई देता है कि वो चिंता की अगर टिकट उम्मीद से कम बिके तो क्या ही होगा। और हमें ये भी दिखाई नहीं देता है कि जो आयोजक अपने सिर पे वो सब लेके चलता है। मनोरंजन उद्योग की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जितनी ज्यादा चमक दिखाई देती है उतनी ही ज्यादा वित्तीय दबाव अक्सर पर्दे के पीछे मौजूद होते हैं। दुनिया भर में लाइव इवेंट इंडस्ट्री पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बदली है। कोविड के बाद दर्शक लौटे जरूर हैं लेकिन लागत भी बढ़ गई है। होटल महंगे हुए हैं, एयर टिकट महंगे हुए हैं, सुरक्षा खर्चा बढ़ा है, कलाकारों की फीस बढ़ी है, मार्केटिंग की लागत बढ़ी है, लेकिन हर बार टिकट की कीमत उतनी नहीं बढ़ाई जा सकती है। यानी मुनाफे का अंतर लगातार कम होता जाता है। यही कारण है कि कई देशों में बड़े बड़े इवेंट कंपनियों को नकदी संकट, भुगतान विवाद और अनुबंध संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। अब जरा भारत और खाड़ी देशों के बाजार को समझिए। दुबई, अबू धाबी, दोहा और रियाद जैसे शहर में भारतीय मनोरंजन उद्योग के लिए बेहद महत्वपूर्ण बन चुके हैं। इन शहरों में रहने वाले भारतीय दर्शक बॉलीवुड, सूफी संगीत, पंजाबी संगीत और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों पे बड़ी रकम खर्चा करते हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं यही वजह है, इसी वजह से भारत के कई प्रमोटरों ने इन बाजारों में भारी निवेश किया है। लेकिन बड़ा निवेश होता है वहां बड़ा जोखिम भी दोस्तों होता है। कई बार एक शो की सफलता दूसरे शो के वित्त पोषण पर आधारित बनती है। कई बार एक शो में हुई देरी अगले 5 भुगतान प्रभावित कर देती है। कई बार एक विवाद पूरी कारोबारी श्रृंखला को प्रभावित कर देता है और कई बार अदालत तक बात पहुंच जाती है। यहीं पे दीपक चौधरी का नाम काफी मामला जो है इनका ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये मामला केवल रकम का नहीं है, ये भरोसे का मामला भी है। व्यापार की दुनिया भरोसे पे चलती है, बैंक भरोसे पे पैसा देता है, निवेशक भरोसे पे निवेश करते हैं, तो कलाकार जो होता है वो भरोसे पे अनुबंध करते हैं, दर्शक भरोसे पे टिकट खरीदते हैं। और जब किसी कारोबारी विवाद की खबर सार्वजनिक होती है तो सबसे पहले भरोसा प्रभावित होता है। यही कारण है कि दुनिया भर की कंपनियां अदालत में मुकदमा लड़ने से ज्यादा अपनी साख बचाने की चिंता करती हैं, क्योंकि पैसा वापस कमाया जा सकता है, प्रतिष्ठा वापस कमाना कहीं ज्यादा कठिन होता है। दोस्तों, इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण जो है वो सबक छिपा है। आज की दुनिया में कोई भी कारोबार केवल स्थानीय नहीं रह जाता है। एक भारतीय व्यवसायी का विवाद दुबई में हो सकता है, दुबई का आदेश भारत में चर्चा का विषय बन सकता है, भारत की मीडिया उसे दुनिया भर में पहुंचा सकती है और सोशल मीडिया पे कुछ घंटों में लाखों लोगों तक पहुंचा सकती है। यानी अब कारोबार केवल आर्थिक नहीं, प्रतिष्ठागत जोखिम भी खेल चुका है। और यही वजह है कि किसी भी व्यवसायी के लिए अनुपालन, पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। अब एक सवाल और है कि क्या इस मामले से ये निष्कर्ष निकाल लेना चाहिए कि कोई अपराध सिद्ध हो गया है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही पत्रकारिता की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। किसी अदालत की कार्यवाही, किसी दावे, किसी रिकवरी आदेश और किसी आपराधिक दोष सिद्धि में अंतर होता है।
उपलब्ध दस्तावेज बताते हैं कि अदालत ने वसूली की कार्यवाही शुरू की है और ट्रैवल बैन लगा है, लेकिन अंतिम कानूनी निष्कर्ष क्या होगा ये न्यायिक प्रक्रिया ही तय करेगी। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को अदालत के अंतिम निर्णय से पहले दोषी जो है उसको दोषी घोषित कर देना उचित नहीं होता है। लेकिन सवाल जो है पूछना पत्रकारिता का काम है, एक पत्रकार का काम है, और ये सवाल बहुत हैं दोस्तों। क्या ये मामला जल्दी सुलझ पाएगा? क्या अदालत आगे और कदम क्या ही उठाएगी? क्या संबंधित पक्ष और अपनी स्थिति सार्वजनिक करेगा? क्या ये केवल एक कारोबार विवाद है या इसके पीछे कोई और बड़ी कहानी छिपी है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में मिल जाएंगे, लेकिन एक बात है वो निश्चिंत है कि दुबई कोर्ट के दस्तावेजों ने भारतीय मनोरंजन उद्योग के एक चर्चित नाम को सुर्खियों में ला दिया है। और ये मामला हमें एक बार फिर से याद दिलाता है कि चमक धमक की दुनिया के पीछे भी कानून होता है, अनुबंध होते हैं, देनदारियां होती हैं और जवाबदेही होती है। मंच पे रोशनी चाहे जितनी तेज हो, लेकिन कारोबार की दुनिया में अंततः हिसाब किताब की रोशनी उससे भी ज्यादा तेज होती है। दोस्तों कैसे लगी आपको ये जानकारी? कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।